डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अगर मुझे फॉर्मेशन करना है तो दो टाइप से फॉर्मेशन कर रहे थे। फॉर्मेशन एक तो हम एलिमिनेट कर रहे थे आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा एलिमिनेट कर रहे थे आर्बिट्री फंक्शन। दो टाइप से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा केवल पीडी में हो रहा है, ओडी में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम केवल पीडी की बात करते हैं तो पीडी में ही ऐसा हो रहा था कि दो टाइप से एलिमिनेट कर रहे थे। तो दोनों टाइप से मैंने एलिमिनेशन सीखा। तो एलिमिनेशन से जो लास्ट टर्म पे मैंने सीखा उसमें सीखा कि अगर मेरे पास कभी भी एफ यू कामा वी इक्वल टू 0 ये फैमिली ऑफ कर्व हो, तो अगर ये फैमिली ऑफ कर्व होता है तो मैंने देखा कि अगर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन को मैंने कन्वर्ट किया एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको मैंने पी पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर पे कन्वर्ट किया। जब कन्वर्ट किया तो ये जो इक्वेशन आई इसको मैंने कहा ये कॉशी इक्वेशन है। अब आज से हम ये पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में सब जनरल चीजें फिनिश। पहला चैप्टर था, जो पहला चैप्टर में मैंने जनरल चीजें सब कुछ बता दी, लीनियर नॉन लीनियर है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या डिस्कशन होता है, ये सब कुछ डिस्कशन हो गया मेरा। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान करनी है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं, कोई भी डायरेक्ट मेथड ऐसी नहीं है जिसको हम सोल्यूशन निकाल सकें, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमेशा मेरा टारगेट होता है कि जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उसको कैसे भी करके सब्स्टिट्यूशन करके या कुछ अदर मेथड देके उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, ओडीई में चेंज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा पहला टारगेट होता है और ये हमेशा टारगेट रहेगा। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये हम अपने दिमाग पे पहले से रखेंगे। कभी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आए तुम समझ लीजिए कि हम उसका सोल्यूशन निकालना है तो पक्का है कोई ना कोई ऐसी मेथड है जिससे हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसका मतलब मुझे ओडी ही आनी चाहिए। पीडी आने का पीडी जिसको ओडी आती है वो उसी को पीडी आएगी। इसलिए ओडी अगर आज रिवाइज नहीं किए तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा कि हम ओडी ही को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक आज नई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हम पहला रिवीजन इस सोल्यूशन में कर रहे हैं जिसमें हम लैग्रेंज मेथड कहते हैं। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो क्वासी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें मैंने हेडिंग डाली है क्वासी लैग्रेंज मेथड। यहाँ पे लैग्रेंज मेथड है जिसमें लिखा है थ्योरम द जनरल ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है पी टी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, और कहा कि जो इसका सोल्यूशन है वो फाइव यू वी इक्वल टू 0 होगा। इसके पहले भी हमने इसको ही सॉल्व किया था और फाइव को एलिमिनेट किया था तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। आज हम उल्टी बात करने लगे, हमने कहा नहीं अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ये सोल्यूशन होगा। जो फॉर्मेशन से हमारे पास पीडी आती है और जो फॉर्मेशन से करते हैं फैमिली ऑफ जो कर्व होता है वो वास्तव में सोल्यूशन होता है। तो हमने कहा नहीं, हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है तो उसका सोल्यूशन फाइव यू कामा वी इक्वल टू 0 होगा। तो मेरा टारगेट होगा कि जो u है ये u है और ये जो v है ये कैसे फाइंड किया जाए। अगर मैंने u और v फाइंड कर लिया तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वही सोल्यूशन आ जाएगा। लिखा है वेयर फाई इज अ आर्बिट्री फंक्शन एंड यू एक्स वाई इक्वल टू C1। जो हमारे पास यू एक्स वाई है, यू एक्स बाई जेड है वो C1 होगा एंड वी एक्स बाई जेड इक्वल टू C2 होगा। मतलब हमारे पास कांस्टेंट निकालेंगे आर द टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, किसके सोल्यूशन है, dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए मैंने कहा था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वास्तव में ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो हमने किसको कैसे लिखा, dx अपॉन p, ये कैपिटल P
और dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन r। हमने कहा कभी भी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, कन्वर्ट हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब मुझे इसको सॉल्व करके दो सोल्यूशन निकालने हैं, ux/z इक्वल टू c1, bx/z इक्वल टू c2। जैसे दो सोल्यूशन आ जाए वही 5c1 इक्वल टू c2 हमारे पास आंसर होगा, वेयर c1 एंड c2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ u एंड b मस्ट कंटेन z, कम से कम एक z कंटेन करेगा, और u और b शुड बी अलाई, लिखा है शुड बी अलाई, अलाई होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अच्छा, यहाँ ओडी की बात हो और चाहे पीडी की बात हो, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बहुत सी मेथड नहीं है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसको सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ ही पर्टिकुलर ही फॉर्म है जिनको याद ही रखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आंख बंद करके दे दिया और उसको सॉल्व करो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि हमारे पास कुछ ही ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है, दिस इज अ कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लैग्रेंज ने इसका सोल्यूशन निकाला। इसको कैसे निकाला, सबसे पहले हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो C1 C2 और C1 C2 मुझे मिल जाएंगे। जैसे C1 C2 मिल जाता है तो वही मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, देखते हैं। सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास कैपिटल पी एक्स स्क्वायर है, कैपिटल क्यू वाई स्क्वायर है, और आर हमारा कैपिटल आर एक्स प्लस वाई है। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स बाई जेड। ठीक है, तो हमारे पास पूरा आर हुआ एक्स बाई जेड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है कि नहीं। वास्तव में है, क्योंकि यहाँ पी लिखा है यहाँ क्यू लिखा है, मतलब ये जो मेथड है वो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिखी गई है, जो इस पर्टिकुलर स्पेशल फॉर्म के लिए लिखा गया है। उसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। जैसे बना लेंगे अब हम इसको सॉल्व करना है। ओके, हाँ यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? ओके, अब देखो, अब इसी को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन लिखी है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए हम, और इक्वेशन 2 कह देते हैं। जो इक्वेशन 2 है इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के कई टाइप हैं, हम देखेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख सकते हैं अलग से, अगर कोई मेथड आती है तो उसको भी देखते हैं। अब मुझे कैसे भी करके यहाँ से वास्तव में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी लिखा है। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी। अगर आप दो दो को कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लिखा है, अगर ध्यान हो तो, मतलब पहला चैप्टर ओडी का लिखा हुआ है। ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। अगर हम दो को ले लें तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स। हमें इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो हम अगर इसको दो को लेते हैं साथ साथ तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे x प्लस बाई अपॉन जेड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डी जेड डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस बाई प्लस जेड। हम ऐसे ना सॉल्व करके हम इन दो को ले सकते हैं, पहले अलग अलग दोनों को ले लीजिए, एक्स वाई को अलग अलग ले लो। ठीक, ऐसे सॉल्व में मत करो, ये कैसे सॉल्व किया गया, डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर डी वाई अपन वाई स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो जैसे लोगे तो सेपरेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू डी वाई अपन वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? हाँ, कोई डाउट? अरे बोलिए भाई। नहीं ना? नो सर।
तो ये बाई स्क्वायर ये सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। ठीक, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो मुझे एक C1 मिल जाएगा। तो एक जैसे C1 मिल जाएगा तो मुझे दूसरा C1 चाहिए। ठीक, दूसरा C1 के लिए क्या करें, यहाँ x प्लस वाई इंटू जेड है, ठीक है, और यहाँ बाई स्क्वायर है। अगर हम इसको लेते हैं तो भी मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है, इसको लेते हैं तो भी सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है। तो क्या करें, हाँ दूसरी मेथड अर्जुन, इसके अलावा जो सामने लिखी है कुछ हो सकती है। हाँ ये तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल के पुट करें। हाँ हाँ, हम इसको एक्स बाई जेड वैल्यू निकाल के यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या वाई की वैल्यू पुट कर लें। हाँ, एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, C1 बना सकते हैं, है ना। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। जैसे C1 C2 आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए इन्होंने C1 डिफरेंट टाइप से निकाला है, तो यहाँ पे C2 निकला हुआ जो हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, C2, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 C2, जो हमारे पास C1 C2 है, तो देखिए एफ C1 C2 इक्वल टू 0, ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये बात समझ में आई, यस और नो। इस सोल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू इक्वल टू बी, इस अलग अलग लिख सकते हैं, या एफ ऑफ बी इक्वल टू एक्स बाई भी लिख सकते हैं। तीनों सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि C1 और C2 निकालना। जो हम अभी बता रहे थे, इसको कंपेयर देखो किया गया, इंटीग्रेट किया गया, C2 आया, C2 इक्वल टू C2 डैश आया, और C1 पहले से फाइंड हो गया। C1 C2 फाइंड करके मैंने इसमें पुट कर दिया। गॉट इट? हाँ, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। तो हम इसको सोल्यूशन लिख सकते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओके, इसको छोड़ देते हैं, काम की चीज नहीं है तुम्हारे। ठीक, हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ओके, फिर से आ गए। हमने लिखा कि जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डेवर यू ओवर डेवर एक्स एंड डेवर यू ओवर डेवर वाई इक्वल टू यू। तो ये देखो लिखा है P प्लस क्यू इक्वल टू यू। ठीक है, लिखा है पासिंग थ्रू द सेंटर at x is equal to t by equal to 2t equal to 1, और write the form of u equal to v equal to uv form, ये लिखना है। अच्छा, अगर कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन फाइंड करना हो जो किसी कर्व से पास हो रहा हो, तो पक्का है हमारे पास सोल्यूशन निकल। तो इसका सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे कैपिटल P है 1, तो dx अपॉन 1, dy अपॉन 1 और du अपॉन u। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दो फैक्टर ले लिए, तो dx इज इक्वल टू डी वाई होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू यू हो गया। ठीक, अब C1 हो गया, तो C1 में निकल आया। अब मैंने इसको इसको इक्वल कर दो, या ये इक्वल कर दो। तो जैसे इक्वल किया तो हमारे पास dx अपान 1 du अपान यू आ गया। तो क्या आ गया, log u इक्वल टू एक्स प्लस सी, यू इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो C2 निकल आया, C2 मेरे पास आ गया u e की पावर माइनस एक्स C2। अब मेरे पास सोल्यूशन हो गया, ये मेरे पास सोल्यूशन हो गया, C1 इक्वल टू C2। पहले तो जनरल सोल्यूशन आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को जनरल सोल्यूशन तक? यस और नो? अब जनरल सोल्यूशन आ गया, लेकिन ये जनरल सोल्यूशन, अब यहां से मूवमेंट देखो, ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप है। ये जनरल सोल्यूशन पास हो रहा है किससे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू 2t और u इक्वल टू 1 पे। तो मैंने कहा अगर x इज इक्वल टू टी है, y इक्वल टू 2t है और u इक्वल टू 1 है, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे पुट किया तो हमारे पास ये बन गया e की पावर माइनस 1 t माइनस 2t। ये मेरे पास 1 के रेडी हुआ। ठीक है, हाँ यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा ठीक, तो हमारे लिए अब क्या करेंगे, हमारे पास e ऑफ टी माइनस 2t इक्वल टू ई माइनस 1 बन गया। अच्छा, अगर हम
एक कंडीशन और दी है क्या? यहाँ पे वैल्यू पुट की मैंने टी है, चाहे टी है, ठीक है, ये टी है, ओके। तो टी माइनस टू टी, कितना बचा? टी माइनस टू टी माइनस टी, ओके। ई की पावर माइनस टी इक्वल टू, इधर हम लिखते हैं क्या बचा वास्तव में, ये वास्तव में है ई की पावर माइनस टी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टी रखा, तो एफ ऑफ टी माइनस टू टी, ओके। तो क्या बचा? एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, कोई प्रॉब्लम? इसको लिख दिया एफ ऑफ आर इक्वल टू ई की पावर आर, ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, हमारा टारगेट यही है कि हम इस फंक्शन को कुछ लिख दें। तो देखो यहाँ लिखा एफ एक्स माइनस वाई, तो हम अगर तुमसे कहें कि एफ एक्स माइनस वाई बताओ, तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ पे पुट कर दो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो u इक्वल टू निकल आया ई की पावर ट्वाइस एक्स माइनस वाई। देखो कोई प्रॉब्लम किसी को? अब वाला एफ ऑफ आर इक्वल टू ई आर वाला इसका। ये नहीं। इस माइनस टी को मान लो आर, कोई प्रॉब्लम? नहीं। बस मान लिए माइनस टी को आर कह दिए, ठीक है, वेरिएबल है, माइनस टी को ही आर कह दिए, तो एफ आर इक्वल टू ई की पावर आर हो गया, ठीक है। कोई डाउट? तो इसको हर बार मानना पड़ेगा क्या यहाँ पे आके? नहीं नहीं नहीं, अभी और दूसरी मेथड मिलने वाली है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही माने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया, कन्वर्जन हो गया। ऐसा कन्वर्जन हमेशा ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा टाइप भी अभी मिलेगा। जरूरी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया ऐसा, ऐसे जरूरी थोड़ा कि उसमें कन्वर्ट ही हो जाए एफ माइनस टी इज इक्वल टू की पावर माइनस टी में, है ना, ऐसा कन्वर्जन जरूरी नहीं है। देखेंगे अभी फिर से, अभी और क्वेश्चन आने वाले, ठीक। तब देखो ये क्वेश्चन मेरे लिए नेट का क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेट वाई डी जेड ओवर डी एक्स डी जेड ओवर डी वाई, तो स्मॉल पी हो गया, ये क्यू हो गया, बाई जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन थे, ये ऑप्शन था, वी निकालना था, यू वी, यू और वी और यू और वी, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, यू और वी जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों मेथड अगर डिफरेंट डिफरेंट लग गई तो एक से ज्यादा यू और बी निकल सकते हैं, ठीक। हम निकालने की कोशिश करते हैं, डी एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर वाई जेड स्क्वायर। अगर एक ऑप्शन सी में रखा है ना, तो फिर आपको सब चेक करने पड़ेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं ये भी सोल्यूशन हो जाए, यू सेकेंड सोल्यूशन हो जाए, या ये वाला डिफरेंट सोल्यूशन हो जाए, तो हमारे लिए ये भी सोल्यूशन की तरह फॉर्म करें, तो तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल देखते हैं, तो हमने लिखा इक्वेशन, हमने ये पार्ट और ये पार्ट ले लिया, जैसे मैंने ये दोनों पार्ट लिए तो हमारे पास बन गया डी एक्स ओवर डी वाई डी जेड इक्वल टू वन। दोनों से मैंने सोल्यूशन निकाला, तो ये निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, ओके, सी वन निकल आया। अब मुझे एक और जरूरत है सी टू की, ठीक है। तो इन्होंने कहा पहला और लास्ट ले लेते हैं, तो इन्होंने पहला और लास्ट लिया, तो बाई बाई कैंसिल हो गया, ठीक है, एक बाई कैंसिल हुआ। अब एक्स इज इक्वल टू, इधर एक्स इज इक्वल टू हो गया, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को हमने लिख दिया सी वन डैश, इसको सी वन डैश लिख दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। बात समझना, मैंने इसको लिखा, यहाँ पे लिखा नहीं गया, मैं लिखता हूँ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर ई रेज टू माइनस सी वन। अब ये कांस्टेंट हो गया और ये डी एक्स फ्री हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, ये एक्स हो गया माइनस वन अपॉन जेड ई की पावर सी वन प्लस सी टू। बात समझ में आई? अगर ऐसा नहीं कर पाते, हम इसको लिखते नहीं तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ बाई भी था, केवल एक्स होता तो हम कर सकते थे, इसलिए मुझे ऐसा कन्वर्जन करना पड़ता है कि केवल जेड और एक्स में रह जाए, तो रह गया। तो सी टू इक्वल टू, तो ये जो सी टू आया सी टू एक्स प्लस वन अपॉन जेड, अब सी वन की वैल्यू रख देते हैं, सी वन हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रख दिया, तो ये सी टू आ गया, ठीक है। तो ये वी आ गया, तो हमने देखो ऐसा निकाला है कि dx के पास की वैल्यू की थी, और dx और dz को कंपेयर किया था, तो हमारे पास u और v आ गई, यही c1 c2 यही u और v है, तो हमने देखा जाके तो आंसर सेकेंड सही आंसर है, ओके। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते ना, तो हम इसको भी चेक करते, यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए हम अदर को चेक नहीं किए कि अदर सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। अभी आने वाले हैं कि हम मोर देन वन सोल्यूशन में कैसे चेक करेंगे,
कि अदर सोल्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि दूसरी मेथड से हो सकता हो कि तुम दूसरी मेथड से सॉल्व करो कुछ और जिससे कि दूसरा सोल्यूशन आ जाए, तो वो भी सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ यू और वी यूनिक नहीं है, एक बात ध्यान रखेंगे, हर बार कह रहे हैं यू और वी यूनिक नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर से मेथड स्टार्ट हुई एक बार फिर से। अब हम तुम्हें यहाँ ये बताने वाले हैं, ठीक है, हमने नहीं बताया ऊपर, हमने केवल ये डिस्कशन किया कि हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात रह गई, मैंने कहा था कि हमें ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम कुछ मेथड, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो मेथड बताने जा रहे हैं इसी मेथड में सभी मेथड आ जाएंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को इसी से सॉल्व कर लोगे। बहुत ध्यान से सुनो हम क्या कहना चाहते हैं। हम कुछ मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ओरली आइडिया होगा कि हम ये 4 मेथड या 5 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पर्टिकुलर 4 मेथड से ही तुम्हारे पास ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी। ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की मेथड बताने वाले हैं हम, लेकिन कुछ मेथड बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं इन 4 मेथड से, ऐसा जरूरी नहीं कि 4 मेथड से ही क्वेश्चन आएगा और इन्हीं मेथड से हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, नहीं। हो सकता हो इनके अलावा कुछ तुम्हें सोचना पड़े। क्या सोचना पड़ेगा तुम्हें? हो सकता हो फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर जैसे हम दो कंपेयर करते हैं ना, तो एक बात माइंड पे रखेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ओडी है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ओडी में हमने 13 और 14 मेथड पढ़ाई। उन 13 और 14 मेथड में से कोई मेथड लग सकती है, लेकिन यहाँ तो हम 4 ही बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है तो हम इन 4 मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। नहीं हो रहा है तो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले चैप्टर से बात करनी पड़ेगी कि dz ओवर dx कैसे dy ओवर dx अगर हो जाता है तो कौन कौन सी मेथड हैं जिनसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पे ये 4 मेथड नहीं लगेंगी। हाँ, और ये पक्का है नेट में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है जो ये 4 मेथड नहीं लगेंगे। देखो कोई पढ़ा क्यों गए? पढ़ा तो इसलिए रहा हूं ना कि तुम्हें आइडिया हो जाए। हम इसके अपार्ट जाके सोचेंगे, है दूर जाके सोचेंगे, नहीं 4 के अलावा हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो जहां 4 के अलावा जो मेथड लगे ना उस क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। हम कह रहे हैं कि इन चारों में से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 के बाहर का ही क्वेश्चन आएगा। मतलब तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन आने वाला है वो हो सकता हो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होने वाला आ जाए। हो सकता हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होने वाला आ जाए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, dy ओवर dx इज पी वाई इक्वल टू क्यू। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। हो सकता हो एग्जैक्ट से सॉल्व हो जाए। हो सकता हो नॉन एग्जैक्ट की जितनी फॉर्म थी उनमें से किसी को हम लगा सकते हैं तब सॉल्व हो जाए। अब मुझे यहीं से देखना है कि कौन से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ओरली हम बेसिक टॉपिक से चलेंगे कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर से हम कह रहे हैं ध्यान रखेंगे, पक्का है 100% है 4 में से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आता था कभी, हम क्वेश्चन रखेंगे तो तुम्हें 4 में से ही कन्वर्जन होगा, कभी आता था। ठीक, लेकिन आज नहीं आने वाला है ना। हमारा कोर्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वैसे वैसे लोग एक्टिव हो रहे हैं। जैसे जैसे लोग एक्टिव हो रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उनको भी पता है कि ये सब पढ़ लेते हैं लोग, तो हम इससे कुछ अलग रखेंगे। तो तुम्हें कुछ मूवमेंट अलग ही सोचना है। चलते हैं देखते हैं। हमने लिखा है सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला तो क्वासी लीनियर है। क्वासी लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर में लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, पी लिखा है पी एक्स बाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो इंटू पी लिखा है, क्यू हमारे लिए फिर से एक्स बाई जेड का फंक्शन है, और आर इक्वल टू आर लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। उससे बनती है ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है तो हम ये देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड डिस्कस करते हैं। पहला टाइप मेरे सामने लिखा है, कह रहे हैं बाई टेकिंग एनी टू डिफरेंट पेयर, कोई भी 2 डिफरेंट पेयर, या फिर ये या फिर ये या फिर ये। यहाँ पे कितने पेयर बने? 3 पेयर बनते हैं, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू, या dx अपॉन पी इक्वल टू dz अपॉन आर, या dz अपॉन आर इक्वल टू dy अपॉन क्यू। डिफरेंट डिफरेंट पेयर यही लिख रहा है, वाई टेकिंग द एनी टू डिफरेंट पेयर ऑफ द फ्रैक्शंस। इसमें से कोई डिफरेंट पेयर ले लेते हैं, वी विल गेट ux1 y इक्वल टू c1 bx2 इक्वल टू c2। ये चांस की बात है। फिर से सुनो हम क्या कह रहे हैं, ये चांस की बात है कि अगर हम 2 पेयर कोई लेते हैं 3 में से, तो उनमें से
तुम्हें ऐसा हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम मानो हाँ ठीक बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला मेथड में इसी मेथड से क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो हम उसको फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे, दो पेयर कोई ढूंढेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम आगे जाएंगे, आगे मेथड में जाएंगे, टाइप 2 में जाएंगे। तो मेरे पास पहली मेथड लिखी है, देखो लिखा है dx ओवर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो दोनों चीजें साथ साथ सीख रहे हैं कि तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो कि लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जिसको dx अपॉन बाई जेड लिखा जाएगा, dy अपॉन जेड एक्स लिखा जाएगा और dz अपॉन एक्स वाई लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सिलरी बन गई। अब मुझे इसी ऑक्सिलरी से C1 और C2 निकालना है। मेरा हर बार टारगेट हो रहा है कि मुझे U और V चाहिए, मतलब C1 और C2 चाहिए, दो कांस्टेंट चाहिए कैसे भी करके इन तीन पेयर में से। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते, तो यहाँ वाई जेड लिखा है, यहाँ जेड एक्स लिखा है। अगर हम इसको इसको लेते हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा, जेड वाई रह जाएगा। इसका मतलब मेरा काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे एक्स रह जाता, यहाँ वाई रह जाता, तो हमारा काम चल जाता। मतलब पहले और दूसरे पेयर लेने से मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो हम क्या करें, हमने कहा ठीक इसको इसको लेके देखते हैं। एक्स कट गया, एक्स वाई कट गया, वाई कट गया। तो पहला और थर्ड में मेरा काम हो गया, क्योंकि यहाँ से वाई कैंसिल, यहाँ जेड रह गया, एक्स रह गया, एक्स और जेड का फंक्शन रह गया, ये जेड चला जाएगा, एक्स रह जाएगा। बात समझ में आई? यस आर नो? हाँ बोलो 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 भाई। यस अच्छा नहीं, पहला और दूसरे में जेड कट गया ना। अच्छा इससे भी हो गया, तो हम देखो दो पेयर से ले लेते हैं। कौन कौन से? एक तो पेयर इससे भी कैंसिल हो गया, क्या? जेड, जेड कैंसिल हो गया, वाई एक्स का फंक्शन रह गया। और एक पेयर ले लेते हैं ये वाला। ठीक, तो यहां से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड एक्स रह जाएगा। तो पहले से हमने किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। करके दिखाएं या समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा, ठीक गुड। तो ये C1 आ गया पहले से जब किया। इससे करोगे तो C2 आएगा, ये रखा है। ठीक, C2 आ गया, बस मेरा टारगेट पूरा हो गया। मतलब मुझे सोल्यूशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। ठीक, ये तो चांस की बात है कि ऐसा लिखा कि दो पेयर में हमारे पास फंक्शन बन गया। जब ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ के देखते हैं। हमने C1 C2 निकाल लिया, तो ये सोल्यूशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी सोल्यूशन लिख सकते हो। यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा गया है वो सोल्यूशन लिखा गया 5u v इक्वल टू 0। 5u की वैल्यू रखती और v की वैल्यू रखती। लेकिन हो सकता है आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैसे भी सोल्यूशन लिखा जा सकता है। अब आपको देखना है कैसे सोल्यूशन एग्जाम में लिखा है। हो सकता है ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ पे u की वैल्यू रख दो और यहाँ b की वैल्यू रख दो, r एफ ऑफ v इक्वल टू u लिखा जाए। ठीक है, ये सब सोल्यूशन है। ओके, ये टाइप है, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन फिर से लिखी है। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में ये इक्वेशन पहचानेंगे। इक्वेशन क्या? लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी लिखा है, क्यू लिखा है। अभी अभी तो ठीक लैग्रेंज में चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब भी क्वेश्चन दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तुमसे पूछा गया सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले पहचानोगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो पहचान लिया मैंने, लैग्रेंज से सॉल्व हो सकता है। अभी और में मेथड है, इसको हम और दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है, dx अपॉन बाई स्क्वायर जेड एक्स, dy ओवर एक्स जेड एंड dy ओवर बाई स्क्वायर। मेरा वही टारगेट है कि हम C1 C2 कैसे निकालें। तो देखो अगर हम पहला और दूसरा पेयर ले लेते हैं तो यहाँ से कैंसिल होगा, जेड और जेड, हमारा काम हो गया। एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक, तो पहले से एक तो पहला पेयर ले लेंगे। अच्छा देखते हैं लास्ट पेयर से भी हो जाएगा। ये पेयर और ये पेयर, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। पहला सेकेंड ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस और नो? यस सर। तो देखो यहाँ लिया गया होगा, यहाँ पहला दूसरा लिया, सी निकाल लिया, और पहला और लास्ट लिया तो C2 निकाल लिया। C1 C2 निकल गया तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन मिल गया, तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन होगा। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको मैंने जल्दी से कर दिया, C1 C2 u v इक्वल टू 0, सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसा मिल सकता है हमें कि हमें कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और हम उसकी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, तो जितने पेयर बन रहे हैं उनमें से डायरेक्ट कोई कैंसिल हो जाए फंक्शन और एक्स और वाई में ही फंक्शन चेंज हो जाए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं C1 और C2। ये पहली मेथड। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सेकेंड मेथड क्या कहती है, आते हैं।
टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है कि अगर कभी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन dx ओवर dy इक्वल टू क्यू आर है, कह रहे हैं बाय टेकिंग टू फ्रैक्शंस we get ux1 इज इक्वल टू c1। हो सकता हो इन जो 3 पेयर बने थे, उन तीन पेयर में से एक तुम्हें सॉल्व हो जाए, दूसरा C2 मिलना तुम्हारे लिए कठिन हो जाए कि हम कोई अदर सॉल्व करें तो मुझे C2 दूसरा सोल्यूशन ना मिले। तो कहना देन अदर वेरिएबल V6C2 इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ ux1 इज इक्वल टू c1। कभी कभी क्या होगा कि जब C1 निकाल लेते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शन लिखे होंगे जिनको हम C1 इक्वल टू ये फंक्शन लिख देंगे, तब हम u2v निकाल लेंगे। मतलब पहले सोल्यूशन का यूज करके दूसरे सोल्यूशन में C1 पुट कर देंगे, जिससे वो कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। तब हम पेयर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 5/6p इज इक्वल टू 6p स्क्वायर, dx ओवर p हमारे पास कन्वर्जन हो गया dy ओवर -6, यहाँ से -6 आ गई इक्वेशन, dz ओवर 5x पावर 4 cos 6x प्लस 5y। हमने पहले और दूसरे ले लिए। पहले तो पहला जैसे दूसरा लिया तो एक सोल्यूशन आया, वो सोल्यूशन आया 6x प्लस 5y इक्वल टू c1। ये आंसर आया यहाँ पे 6x प्लस 5y इक्वल टू c1। गॉट इट? अब अगर तुम बैक पे जाओ तो देखेंगे कि कोई दूसरा पेयर लेने से मुझे फायदा नहीं होने वाला। अगर हम पहला और लास्ट ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम फर्स्ट उठाते हैं और लास्ट उठाते हैं तो भी x चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन रहेगा x और y का, इसको नहीं हटा पा रहे डायरेक्ट, इसको लेते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू आ गई c1, अगर हम इसको c1 रख देते हैं dz अपॉन 5x पावर 4 cos c1, ओके, अगर cos c1 रख देते हैं, अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब हम अगर इसको और इसको ले लेते हैं तो हम फिर से सॉल्व कर देंगे, x का फंक्शन इधर चला जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, मेरी बल्ले बल्ले। ठीक, तो देखो यही किया गया होगा नीचे कि नेक्स्ट C2 निकालने के लिए C1 का यूज किया, मतलब पहले का यूज किया तब हम C2 निकाल पा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे dx ओवर dx किया गया, तो यहाँ पे सॉल्व किया गया, जैसे सॉल्व किया गया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, तो फिर C2 आ गया। सोल्यूशन निकालना वेरी इजी, फिर से हम C1 की वैल्यू बाद में रख देंगे आके, जो भी सोल्यूशन C2 आ जाएगा, तो हमारे पास दोनों सोल्यूशन मिल गए 5 इक्वल टू C1 C2, तो ये सोल्यूशन आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? यस, कोई भी डाउट? क्या किया गया फिर से सुन लो, मैं एक बार एक पेयर को सॉल्व करते हैं, एक C1 आ जाता है, उस C1 को हम दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं तो C2 आ जाता है। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि पहली मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जैसे फिर से एक क्वेश्चन आया P माइनस क्यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने ऑक्सिलरी बनाई dx अपॉन -1 dy अपॉन -1 dx अपॉन 1 dy अपॉन -1 dz अपॉन लॉग x प्लस वाई, पूरी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो पहला dx इज इक्वल टू dy ले लिया, पहला दूसरा पेयर ले लिया, तो मुझे x प्लस वाई इक्वल टू c1 आ गया। अब यहाँ देखो दूसरा पेयर C2 निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम x प्लस वाई को यहाँ C1 रख दें, फिर चाहे हम इसके साथ कंपेयर करें, अब देखिए यहाँ पे दो सोल्यूशन आएंगे। अगर मैंने इसको रख दिया dz ओवर log ऑफ c1, तो अब हम पहला और ये कर सकते हैं तो भी एक सोल्यूशन आएगा। मान लो अगर तुमने पहला किया dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन log ऑफ c1, तो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू z अपॉन log c1 प्लस C2, तो C2 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस जेड अपॉन लॉग C1 अगेन वैल्यू पुट x प्लस वाई। एक तो ये आ गया, तुमने कहा नहीं सर हम तो y से निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करें तो भी आएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू आएगा जेड अपॉन, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि b और u यूनिक नहीं होते हैं, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किसके लिए हम लिखें। तो देखो C2 एक और आया, C2 इज इक्वल टू प्लस वाई, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस
माइनस जेड अपान लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक, ये दोनों यूज हो जाएंगे यू और वी के लिए, किसी को एक यूज कर लो। इन्होंने एक्स निकाला फिर सोल्यूशन हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जाम में ये वाला C2 लिखा मिले। जो C2 मैंने निकाला है यहाँ पे इस बुक में इस कॉपी पे निकला हुआ है, जरूरी नहीं है यही C2 मिले। हो सकता हो ये C2 ये वाला C2 हो बाई माइनस जेड माइनस, तो भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं जनरल सोल्यूशन, वो यूनिक सोल्यूशन नहीं है, कई सोल्यूशन हो सकते हैं। बात समझ में आई? सर ओके। तीसरा टाइप, dx अपान पी इक्वल टू dy अपान क्यू इक्वल टू dz अपान आर। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि लिखा है पी क्यू आर लिखना चाहिए तो एक्स बाई जेड का फंक्शन है, देन वी विल नोन प्रिंसिपल ऑफ द अलजेब्रा ऑफ द ईच फ्रैक्शन ऑफ विल बी इक्वल टू, कह रहे हैं एस टी यू बी द फंक्शन है एक्स बाई जेड के। कह रहे हैं कि हम इस फ्रैक्शन को इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस और एस का। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है फ्रैक्शन का कि अगर हम इसमें एस का मल्टीप्लाई करें, इसमें एस का मल्टीप्लाई करें, इसमें टी का करें, ठीक है, इसमें टी का करें, इसमें आर का करें, हमने यू लिया है, यू का करें, यू करें, और फिर इनको सबको जोड़ दें तो भी इसके इक्वल होगा। ये बात समझो, एस डी एक्स या कैसे भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वल ही होता है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर, गॉट इट? ये चारों अब इक्वल हो गए। तो कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें इससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे फंक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रॉब्लम आई कि करें कैसे फंक्शन का मल्टीप्लाई, देखिए नीचे लिखा हुआ है किस टाइप से फंक्शन का मल्टीप्लाई करें। इक्वल टू हो गया, कह रहे हैं इफ जो डिनोमिनेटर वाला है ना, ऐसे एस टी और यू का मल्टीप्लाई करें कि इनको एडिशन करने पे ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो जीरो हो जाए। ठीक, इसी को उठा के जीरो कर देंगे, देन वी नो दैट द न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड आल्सो विल बी जीरो। ठीक, बात समझ में आई? तो जो हमारे पास एस टी और आर हैं वो मल्टीप्लायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लायर। ठीक, तो डिनोमिनेटर उठा के जीरो करेंगे तो यहां से मुझे सोल्यूशन एक मिल जाएगा। तो तुम मल्टीप्लायर कई फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार हो सकता हो एस और टी और यू तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अब ये मत बोलना कि एस और टी और यू सर हम जीरो जीरो ले लें तो पक्का जीरो हो जाएगा। अरे तो मिलेगा क्या? इधर लेफ्ट राइट में कुछ होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही? यस आर नो? यस सर हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर आ रहा है। हाँ, तो ये नीचे जीरो हो जाएगा तो इसको उठा के हम जीरो कर दिया करेंगे और हम इक्वेशन से सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई कई हो सकते हैं, तो देखते हैं। तो हो सकता हो कभी तुम्हें C1 मिल जाए। अब देखो सुनो, तीसरा टाइप में हो सकता हो कि एक C1 डायरेक्ट मिल जाए। दो पेयर को कंपेयर किया, दो जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है उनको कंपेयर किया और मुझे C1 मिल गया। हो सकता हो C2 सेकेंड मेथड से ना मिले कि उसको यूज करने से C2 मिल जाए। तो हो सकता है C2 हम इस मल्टीप्लायर से फाइंड कर लें, कि मल्टीप्लायर करें और चौथा हम फ्रैक्शन बना लें। तो चौथे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो हम इससे मल्टीप्लायर से हम C2 फाइंड कर लें। तो हमारा C2 फाइंड हो जाएगा, C1 फाइंड हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हम दो पेयर को कंपेयर कर रहे थे, हो सकता हो कि हम कंपेयर करने से मुझे एक भी सोल्यूशन ना मिले, ना C1 मिले ना C2 मिले। तो हम एक बार सोचेंगे कि हमें दो मल्टीप्लायर चाहिए, S1 T1 U1 S2 T2 U2, जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। दो बार डिनोमिनेटर जीरो करने की कोशिश करेंगे, दो बार जीरो कर देंगे, अपर में इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जब भी सोचेंगे ना तो ऐसा सोचेंगे कि जो ऊपर वाले का लिखा है ना फंक्शन, जो ऊपर लिख रहे हैं उसका इंटीग्रेशन भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो हो गया और तो इंटीग्रेशन ना कर सको। नहीं, हमें एक बार और सोचना है कि हमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो C1 C2 मिल जाएंगे। इसके मतलब मल्टीप्लायर बहुत बड़ा रोल करेगा। मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये तुम्हें सोचने के लिए देगा कौन कौन से होंगे, तुम्हें सोचना है फिलहाल।
डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे मेरी थिंकिंग में जाता है मल्टीप्लायर कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, ऐसा नहीं, कोई जादू नहीं है यहाँ पे कि किसी जादू से जरा ऐसा कुछ बता दीजिए, नहीं हमें मालूम हो जाए STU, है ना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मेरे पास। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा है z माइनस वाई पी एक्स माइनस जेड क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो मैंने आगजली बनाई dx अपान z माइनस वाई, dy अपान एक्स माइनस जेड, dz अपान वाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम 1 1 1 ले लेते हैं, मतलब तीनों को ऐसे ही ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास देखो ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो रहा। अगर हम ऐड कर दें dx dy dz, बात समझ में आई? एक मल्टीप्लायर मिला, क्या 1 कामा 1 कामा 1, बात समझ में आई? यस, ये M1 मल्टीप्लायर। दूसरा हमने कहा इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, इसमें y से करें, इसमें z से करें, फिर से 0 हो रहा, देख लो करके, x z x y हो जाएगा, यहाँ पे y x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? दूसरा मल्टीप्लायर मुझे मिला यहाँ पे x y और z। गॉट इट? यस सर। अब देखो ये ऐसे दोनों मिले मल्टीप्लायर कि हम dx dy dz को उठा के इनके साथ कंपेयर कर दें, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेट कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1 आ जाएगा। तो मुझे C1 मिल गया। देखिए कोई भी डाउट हो बताना, इसको उठा के अपान को किसी के साथ कंपेयर कर दो तो इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 में चला जाएगा, तो ये वाला रह गया, तो ये 0 हो गया, C1 आ गया। इसको उठा के इन किसी के साथ कंपेयर कर दो तो इधर जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस आर नो? यस सर। जैसे 0 हो जाएगा तो फिर से हमने कहा मुझे C2 मिला, तो हम फिर से कर दिया तो C2 मिल गया, C1 C2 मिल गया, मेरी बल्ले बल्ले और मेरे सोल्यूशन आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में हम अगर ये कोशिश करते क्या कि हम कंपेयर करते, पेयर कंपेयर करते dx अपॉन बाई जेड माइनस बाई और डी बाई अपॉन एक्स माइनस जेड, तो मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि जेड बना हुआ है और जेड को हम हटा नहीं सकते हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि कैसे हम फाइंड करें। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लायर फाइंड करने के मल्टीप्लायर कैसे कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक मेथड और होना चाहिए, देख लेते हैं चौथा मेथड। हाँ, टाइप 4 लिखा है, टाइप 4 में पी क्यूब एन आस्मजाइजर देन वील नो द प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा इज द पी क्यूब इज इक्वल टू देन द डिफरेंशियल न्यूमरेटर। ओके, चौथा मेथड ऐसा भी हो सकता है, एक और मेथड देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, कि तुम मल्टीप्लायर ऐसे फाइंड करो, ऐसे फंक्शन फाइंड करो कि अपर में जो लिखा है ना इसका नीचे इंटीग्रेशन हो जाए। लिखा है इफ द न्यूमरेटर सेकंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, then the second are combined with the suitable fractions of the first give the integration। मतलब ऐसा हो कि टोटल का इंटीग्रेशन हो जाए, ऐसा भी हम फ्रैक्शन, जरूरी नहीं कि 0 हो जाए, ऐसा फाइंड करें जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। जैसे मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो न्यूमरेटर में अगर इंटीग्रेट करें तो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीप्लायर नहीं मिलते, मल्टीप्लायर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो हम एक बार ये भी सोचेंगे कि हम ऐसे फंक्शन फाइंड करें जिसका डिनोमिनेटर में अपर में इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा बाई पान जेड और जेड पान एक्स, तो देखो dx माइनस dy किया तो बाई माइनस एक्स आ गया। ठीक, तीनों को ऐड किया तो 2x माइनस बाई आ गया। अब हमने यही दोनों ले लिए, जैसे दोनों लिए तो देखो ये मेरा पास कन्वर्जन हुआ। अब ये जो फंक्शन लिख गया, ये लिख गया है, अगर हम इसको पहले वाले लिखते हैं तो वास्तव में लिखा है dx माइनस बाई अपान माइनस बाहर कर दो x माइनस बाई, तो x माइनस बाई को अगर t मानेंगे तो dt अपान t हो गया। ठीक, इक्वल टू ऐसे ये भी लिखा है dx dy, तो d कॉमन लिया तो x प्लस बाई प्लस जेड अपान x प्लस बाई प्लस जेड, इसको t का मतलब ये लॉग के फंक्शन मिल गए, ये log x माइनस वाई हो गया और ये log x प्लस जेड हो गया। बात समझ में आई? यस आर नो? हाँ बोलो बोलो भाई। सर। यस समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, तो आज की क्लास हम इतने ही रखते हैं। आज की क्लास के बाद अब हम 4, 5, 6, 7 ठीक नहीं होंगे, हम 8 को क्लास लेंगे। ठीक, तो अभी यहीं तक जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी करेंगे कि मुझे फॉर्मेशन कैसे करना है। मतलब हम यहाँ पे ये सीख लिए कि मुझे अगर लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो मुझे सोल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं। तो एक बार हम फिर से पूरा रिपीट करते हैं कि मुझे लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन P प्लस Q इक्वल टू R गिवन है, तो हम ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं dx अपॉन P, dy अपॉन Q और dz अपॉन R। जैसे ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो मुझे उस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे C1 और C2 निकालना है। ये दिमाग पे रख लेना है। कैसे सॉल्व करना है उसकी 4 मेथड मैंने आपको बताई। पहली मेथड हो सकता हो कि आप दो पेयर कोई कंपेयर कर लो तो C1 C2 मुझे मिल जाता है। दूसरा मेथड एक से C1 मिल जाए, उसको C1 को हम दूसरे में यूज कर दें तो C2 मिल जाए। तीसरी मेथड ऐसे मल्टीप्लायर फाइंड करें कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। चौथी मेथड ऐसे मल्टीप्लायर फाइंड करें जिनका हम इंटीग्रेट कर सकें, इंटीग्रेशन कर सकें कि डिनोमिनेटर में ऐसा बन जाए जिसका ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हो। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 मेथड अपने दिमाग पे रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है उन चारों से सॉल्व ना हो, ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले। हम बार बार कह रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन नेट में आने वाला, इन चारों से नहीं सॉल्व होगा। फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी से सॉल्व होगा, इसलिए फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी भी आप रिवाइज करके बैठेंगे नेक्स्ट टर्म जब भी हम आपको मिलेंगे 4 दिन बाद। तो उस दिन मंडे को सभी लोग ओडी का फर्स्ट चैप्टर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके बैठेंगे। ठीक है, कि मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर डिग्री सोल्यूशन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन पे ही अब जाएंगे पूरा, और जितने क्वेश्चन नेट में होंगे वो भी इसमें सॉल्व है इस वाले पीडीएफ में, जिसने भी कॉपी की है। तो हम वो भी क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे कि नेट में आए हुए, तो नेट वाले क्वेश्चन भी होते चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल वेट करेंगे, 4 दिन आराम से पढ़िएगा। ठीक है, सुबह नहीं मिलेंगे, आज शाम को एक बार मिलेंगे। ठीक है, और सुबह हम नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। ठीक है। ठीक है सर।